नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो 1500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज में ये नेक्स्ट आपको लेक्चर मिलेगा। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, कुछ 4-5 मैंने वीडियो बनाए हैं, वो आप देख लीजिएगा। आज भी हम लोग पॉलिटी करेंगे, लेकिन पॉलिटी का आखिरी लेक्चर होगा। जितने भी इस पीडीएफ के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी नोट्स बना रहे होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज नोट्स बनाना शुरू कीजिए। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पिछले 4 साल में जो भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ना सिर्फ हमें वो पढ़ने बल्कि इसके उसके इर्द गिर्द जो भी चीजें बनती हैं उनको भी समझना है, जिससे कि अगर क्वेश्चन या तो रिपीट हो जाए या डायरेक्ट मतलब रिलेटिव रिपीट हो जाए, यानी कि या तो डायरेक्ट सवाल ही रिपीट हो जाए या इसके संदर्भ में आसपास की चीजें रिपीट हो जाए, तो भी हम कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है 824 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से विनिश्चय करेगा कि यदि राज्यों में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के जजों की जो एज लिमिट पे अगर कुछ विवाद होगा वो कौन सॉल्व करेगा। अगर हाई कोर्ट के जज के जो आपका है उसकी आयु के बारे में कुछ प्रश्न होगा तो वो कौन करेगा। देखिए, इसके बारे में है आपका डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद भारत का राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि ये टेक्निकल मैटर है। और जब भी टेक्निकल मैटर होते हैं, आप समझिएगा, और उसमें विवाद होता है और संवैधानिक पद पे चीजें, तो कई बार मतलब नॉट इन एवरी कंडीशन बट कुछ मैटर के अंदर ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट के माध्यम से फैसला करेगा। ठीक है, तो यहां पर भी यही हो रहा है कि अगर हाई कोर्ट के जज की आयु के बारे में कुछ मसला आ रहा है तो जो मुख्य न्यायाधीश है यानी सीजेआई है, वो इस बात को जो है देखेगा और उसकी रिपोर्ट से राष्ट्रपति को मिलेगा। राष्ट्रपति इसके बाद अपना फैसला लेगा, जो कि रिपोर्ट में बोला अमूमन वही बात जो है वो की आती है यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। जिला और सत्र दोनों न्यायालय काम करते हैं नियंत्रण में किसके? देखिए, यहां पर क्या बात बोल रहा है। डिस्ट्रिक्ट, जिला डिस्ट्रिक्ट, सत्र मतलब सेशन, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। ठीक है, वो किसके कंट्रोल में होते हैं? समझते हैं इस बात को। यहां पर देखिए, आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही हाई कोर्ट्स होते हैं आपके अलग अलग राज्यों के। ठीक है, इन हाई कोर्ट के अंडर में ही आपके जो होते हैं वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाता है, सेशन कोर्ट हो जाता है, उससे नीचे आ जाते हैं तो आपके मुंशी मजिस्ट्रेट हो जाते हैं आपके, ये सब होता है आपका। तो जितना भी सिस्टम होता है राज्य का, वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के अंडर में होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, राज्य के उच्च न्यायालय के अंडर में रहेंगे कौन? जिला और सत्र न्यायालय। जिला और सत्र न्यायालय हाई कोर्ट के अंडर में रहेंगे और सारे हाई कोर्ट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रहते हैं। ठीक है, यहां पर फेडरल सिस्टम नहीं है, चाहे राज्य में हाई कोर्ट हो, चाहे आपका दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट हो, सब सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट इन सबका बॉस होता है। ठीक है, और ये बात आर्टिकल 235 हमें बताता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप लोगों को दिक्कत होगी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है? सिंपल क्वेश्चन है आपको। अनुसूचियां होती है, शेड्यूल होते हैं। मूल रूप से 8 शेड्यूल थे, बाद में बढ़कर 12 हो गए हैं, 12 चल रहे हैं, 12 शेड्यूल हो चुके हैं। और इसमें से बोल रहा है कि पंचायती राज की बात करते हैं, तो पंचायती राज आपकी अनुसूची कौन सी है? 11 की बात करते हैं। पंचायत 11 है और म्यूनिसिपालिटी 12 है। पंचायत 11 है, म्यूनिसिपालिटी 12 है, और 10 किसका है? दल बदल कानून का है। तो ये अनुसूची के ऊपर सवाल बनता रहता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। यहां पर सवाल है, अनुसूची पंचायती राज है वो 11 से संबंधित है, जो 12वां है वो आपका म्यूनिसिपालिटी है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें क्या चीज है, थोड़ा इसको आपको और समझ में आ जाएगा, क्योंकि बात में 1-2 क्वेश्चन और भी हैं जो इसी से संबंधित है, वो थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए, हुआ क्या, हमें पता है कि पंचायत राज की बात हुई, तो पंचायत, जब देश आजाद हुआ तो पंचायत को लेकर हुआ कि किस तरह से गांव के ग्रामीण लोगों को हम उत्थान कर सके और उनको डेमोक्रेसी से जोड़ सके, उसके ऊपर काम होना शुरू हुआ। सबसे पहले BR बलवंत राय मेहता जो थे, ठीक है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी जिसमें बोला कि ऐसा है कि अगर गांव को हमें मुख्य धारा से जोड़ना है तो हमें पंचायती राज सिस्टम करना पड़ेगा। और ये पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 स्टेजेस पे होगा। पहला होगा ग्राम सभा होगी, ठीक है, ग्राम सभा होगी। दूसरी आपका जो है क्षेत्र यानी ब्लॉक लेवल पर आपका होगा, और तीसरा आपका होगा जिला लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। तो 3 स्तरीय रहेगा और ये पूरे देश में कानून रहेगा कि पहले आपका ग्राम सभा लेवल पर, फिर क्षेत्र लेवल, ब्लॉक लेवल पर, आपका फिर जिला लेवल पर होगा।
तो यहां से शुरू हुआ। लेकिन शुरुआत में उसके अच्छा, इनकी रिपोर्ट के बाद जो नागौर यानी कि 1959 के अंदर राजस्थान के नागौर इलाके के अंदर में सबसे पहले पंचायत का सिस्टम शुरू हुआ था है 1959 के अंदर। उसके बाद होता ही है कि अलग अलग जगह टाइम पर अलग अलग जगह पर ऐसा होता है कि कुछ राज्य, क्योंकि अभी अभी शुरुआत है, अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, जो राज्य थे वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं थे कि पंचायत को भी पावर दिया जाए, उनको पैसा दिया जाए। तो कभी चुनाव होते थे, कभी चुनाव नहीं होते थे। तो बाद में यह हुआ कि इस पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। अब संवैधानिक दर्जा मिलने के जब से पहले तो कहते हैं कि 1989 के अंदर 1989 में राजीव गांधी ने प्रपोजल रखा कि भाई पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिल जाना चाहिए। बट ये प्रपोजल जो था, ये बिल जो था वो नहीं पास हो पाता है। उसके बाद 1991 में राजीव गांधी की डेथ हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। 92 में कांग्रेस सरकार आती है और 92 में वो बिल बनके तैयार हो जाता है। लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति करते हैं और 1992 में हमारा जो पंचायत राज है वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर लेता है। 92 में प्राप्त करता है, लेकिन लागू होता है 93 के अंदर, लागू होता है 24 अप्रैल 93 के अंदर लागू होता है, पास 92 में होता है। और जब होता है तो ये दो तीन जगह पे एडिशन होता है, जैसे कि भाग पार्ट 11 एक जोड़ा आता है, पार्ट 11 और पार्ट 11A, यानी पार्ट 11 जो होता है, भाग 11 जो होता है वो पंचायत से है, पार्ट 11A जो है वो म्युनिसिपालिटी है। बाद में सन 2011 के अंदर पार्ट 11B भी जोड़ा जाता है जो कोऑपरेटिव की बात करता है। ठीक है, इसको फिलहाल जो हम बात नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। तो उसके बाद आपका अनुसूची यानी शेड्यूल्ड के अंदर की बात करते हैं तो वहां पर 11वां और 12वीं अनुसूची में भी इसको जोड़ा जाता है। तो इस तरह से 4-5 जगह पर बदलाव होते हैं जो कि पंचायत राज सिस्टम से संबंधित हैं यहाँ पर। तो ये सब बातें जो हैं यहाँ पर बोली गई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। भारत में पंचायत राज व्यवस्था की शिल्प किसे कहा जाता है, शिल्पी कहा जाता है, वो है B.R. मेहता। मैंने जो डिस्कस किया, B.R. बलवंत राय मेहता है, उनको हुई पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो 3 स्टेज वाली जो है व्यवस्था की बात की थी। और देखिए कितने बार सवाल ये आया हुआ है, अब इसको बात से देख लीजिए। भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसकी आयु पूरी कर ली हो। अब ये बड़ा अच्छा है, यहां समझते हैं, पहले कौन सा समझते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति गांव का व्यक्ति है जिसकी एज 18 साल हो जाए, जैसे ही उसके 18 साल इसकी एज होगी, वोटर लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा? वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम आने का मतलब क्या है कि वो ग्राम सभा का मेंबर बन जाएगा। कहां का बन जाएगा? ग्राम सभा का मेंबर। 18 साल पूरे होते ही वोटर लिस्ट में नाम आएगा। नाम आने के बाद वो ग्राम सभा का मेंबर बन जाएगा। ग्राम सभा वाले वोट डालते हैं और क्या चुनते हैं? ग्राम पंचायत सदस्य। ग्राम पंचायत सदस्य, ठीक है, ये ग्राम सभा चुनती है। ठीक है, और इसकी जो एज लिमिट है वो है 21 साल। इसकी जो है 18 साल है। सवाल पूछा गया ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा में जितने भी लोग 18 साल क्रॉस कर चुके हैं और जिनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर है, वो ग्राम सभा के मेंबर बनते हैं और यही लोग वोट डालते हैं जिसमें से ग्राम पंचायत सदस्य चुना जाता है। तो यहां पे आंसर आ गया बी, ग्राम 21 साल की जो है एज लिमिट है। पंचायती राज व्यवस्था 73 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है? जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि 3 स्टेज है। B.R. मेहता ने, बलवंत राय मेहता ने ये बोला था। तो 3 स्तर है। आपका है ग्राम पंचायत, बॉटम लेवल ग्राम पंचायत, फिर आप ग्राम पंचायत, ठीक है, फिर आपका है क्षेत्र पंचायत, ठीक है, और आपका है जिला पंचायत। ये आपका आंसर है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, ये जोड़ा गया था। बस स्पीड फास्ट कर रखा हूं मैं क्योंकि आप लोग फटाफट से समझ पाओ। नीचे दिए गए कथनों पर इसमें से एक ये कथन और कारण वाला सवाल है। पहले समझते हैं। प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर हो जाएगा। बिल्कुल ये सवाल सेम रिपीट कर गया है। हमें पता है कि ग्राम स्तर पे भी होता है और आपका ब्लॉक स्तर पे भी होता है और आपका जिला स्तर पे भी होता है। 3 स्तरीय होता है, B.R. मेहता ने कहा था। ठीक है, ये राइट है। उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं होगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि अगर मान लो कोई राज्य है, लेट्स सपोज सिक्किम है, सिक्किम का राज्य की जो पॉपुलेशन है 20 लाख से कम है, तो वहां पर इन दैट कंडीशन आपका मध्यवर्ती वाला सिस्टम नहीं होगा। वहां पर सिर्फ 2 ही सिस्टम चलेंगे। एक आपका चलेगा ग्राम सभा लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर, और आपका जिला लेवल पंचायत पे होगा, जिला लेवल पे होगा। आपका मध्यवर्ती यानी ब्लॉक लेवल पे नहीं होगा। इन किस कंडीशन में? जब 20 लाख से कम पॉपुलेशन है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट दोनों ही सही है, बिल्कुल सही है। तो लेकिन
क्या बी जो है, आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है? तो स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये अलग दिखाई दे रहा है, ये अलग दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा कि दोनों ए और आर सही हैं, बट आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेटमेंट को देख रहे हैं, अपने इंडिविजुअल लेवल पे सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना, क्योंकि वहां पे 3 स्तर की बात कर रहा है, यहां पर 20 लाख से कम करता है, तो दोनों अलग चीजें। तो इसका आंसर जो है बी लेवल, बी होगा इसका। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी इलेक्शंस के संचालन का अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? देखिए सिंपल सी बात समझते हैं, पहले समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। कौन होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसका चुनाव कराता है? आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है, आपका लोकसभा हो गया, आपका विधानसभा हो गया, आपका राज्यसभा हो गया, इन सबका चुनाव कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन एक और संस्था होती है, इसका नाम है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि पंचायत का चुनाव कराना और म्युनिसिपैलिटी का चुनाव कराना, ठीक है। तो यहां देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो 5 चुनाव कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है? पंचायत का और आपका म्युनिसिपैलिटी का चुनाव कराता है। अब इनमें क्या होता है कि इन दोनों की वोटर लिस्ट अलग अलग होती है। इसकी वोटर लिस्ट अलग होगी, इसकी अलग होगी, ठीक है। ये वोटर लिस्ट होता है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। जरूरी नहीं है कि अगर इसमें नाम लिखा है तो इसका नाम ऑटोमेटिकली आएगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा, करवाना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट में तो नाम किसी सहयोग होता है, इसमें और इसमें नहीं होता है। तो आप पंचायत के या प्रधानी के चुनाव के समय आप वोट नहीं डाल पाओगे। ध्यान रखिएगा कि आपका दोनों में ही नाम होना चाहिए, और दोनों लिस्ट अलग अलग बनाते हैं, एक ये बनाता है और एक ये बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग का काम है पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, ठीक है। और ये आर्टिकल 243 के में आता है। ये उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं इसको हम लोग, नहीं तो चीजें खत्म नहीं हो पाएंगी, इसलिए स्पीड लेके चल रहा हूं। अगर आपको लगता है स्पीड तेज हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर थोड़ा स्लो चलाइए। मकसद मेरा है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके हम लोग। पंचायतों के संदर्भ में निम्न कथन कौन सही है? पहला, 50% सीटें SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। क्या यह सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि मात्र 1/3 सीट से ही जो है वो SC ST महिलाओं के लिए रिजर्व हैं पंचायत के अंदर, और आपका म्यूनिसिपैलिटी में 1/3 यानी 33% सीट्स ही रिजर्व थी। अब क्या हुआ है कि लोकसभा वाले में भी, विधानसभा वाले में भी औरतों के लिए सीटें रिजर्व हो गई, लेकिन अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इंप्लीमेंट बाद में होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि 1/3 होता है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं। ग्राम सभा में अभी हमने क्या बोला था कि जिस व्यक्ति की एज 18 साल हो जाती है और वो वोटर लिस्ट में इसका नाम आता है, वो ग्राम सभा का मेंबर बन जाता है। सभी लोगों में बच्चे भी आते हैं, तो ये गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होती है, बिल्कुल होती है। ब्लॉक लेवल पर एक पंचायत होती है, जिसको हम ब्लॉक लेवल पे कहते हैं, तो ये राइट है। तो उसका आंसर हो जाएगा केवल 3। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि राजीव गांधी जी की डेथ के बाद 91 में उनकी डेथ होती है। 92 में कांग्रेस जो है वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन करती है, लेकिन इंप्लीमेंट कब करती है? इंप्लीमेंट 93 में करती है। कब करती है? आपका 24 अप्रैल 1993 में करती है। इस दिन राजीव गांधी का बर्थडे होता है, इस कारण से इसको पंचायती राज दिवस कहा जाता है। और आप आंसर में 24 अप्रैल ही हो गया, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था शुरू होती है। ये संविधानिक दर्जा मिलता है, संविधानिक दर्जा शुरू तो पहले से थी, ठीक है। और क्यों होता है? क्योंकि राजीव गांधी के दिन को और मेमोराइज, आपका मेमोरियल बनाने के लिए किया जाता है। संसद के सदस्यों की निहरता यानी कि क्वालिफिकेशन, इसकी बात कर रहा है। क्वालिफिकेशन संबंधित प्रश्न का निश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित लिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? अगर संसद के सदस्यों की निहरता है कि भाई क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो इसकी जो बात करेगा कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो कोई क्वालिफिकेशन होता क्या है? सिंपल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें एक आता है आपका एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। संसद के सदस्यों की निहरता संबंधित प्रश्न का, देखिए इसको थोड़ा समझते हैं इस बात से। देखिए यहां पर बात हो रही है डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, क्यों समझते हैं? दो तरह से आपका डिस्क्वालीफाई होता है। एमपी
ठीक है, समझते हैं। एक होता है आपका दल बदल कानून के तहत होता है, ठीक है, यानी कि वो कांग्रेस की पार्टी से चुनाव जीत के आया, जैसे पार्लियामेंट पहुंचा उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, इसे कहते हैं दल बदल कानून, यानी कि आपका शेड्यूल 10 की बात कर रहे हैं। और इसमें अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना तो स्पीकर के पास पावर होती है, ये बात कर पाए, स्पीकर के पास पावर होती है। दूसरा क्या है, दूसरा कि उसकी अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत इंफॉर्मेशन डाल दे, यानी कि अभी उसकी एज जो है वो 25 साल नहीं हुई है, वो 24 साल की में ही वो करने लगा, गलत इंफॉर्मेशन डाल दे, गलत इंफॉर्मेशन दे, उस केस में जब कार्रवाई होगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस चीज को देखेगा और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति फिर कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो यहां पर संसद के सदस्यों की निहिरताओं, क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय करेगा, तो भारत के निर्वाचन आयोग की जो है वो रिपोर्ट के तहत ही वो काम करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 103 के तहत ये बात निकल के आ रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को थोड़ा सा? ठीक है, फिर देखते हैं। संसद के सदस्य की निहिरताओं के ये क्वेश्चन मुझे आ गया, रिपीट हो गया वैसे। 15वां वित्त आयोग, अब देखिए 15वां वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों के क्षैतिज वितरण के मापदंड यानी कि पैरामीटर्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मापदंड को उच्चतम भार मिला है? दो तीन तरह से काम करेगा, पहले समझते हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन की। क्या कौन सा आर्टिकल 280 बोलता है कि राष्ट्रपति हर 5 साल के बाद या उससे पहले भी एक फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कर सकता है, फाइनेंस कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 280 बोलता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, यानी जो पैसा इकट्ठा हुआ है, यानी भारत के संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में किस फॉर्मूले के तहत होगा, ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का। कि जो पैसा आया है कितना पैसा मिलेगा, उसका क्या पैरामीटर होना चाहिए, वो पैरामीटर जो है वो फाइनेंस कमीशन बताता है, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहां पर जो बात बोल रहा है कि जो 15वें वित्त आयोग जो था उसने जो पैरामीटर दिए हैं उसमें इनकम डिस्पैरिटी क्या होता है, इनकम डिस्पैरिटी को ज्यादा फोकस दिया है और इसको 45% भार दिया है। और भी होते हैं जैसे कि आपका बराबरी, इक्वालिटी की बात करता है, परफॉर्मेंस कैसी रही है, परफॉर्मेंस के ऊपर बात है। तो ऐसे कुछ 4-5 पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद जो किसी भी राज्य का मूल्यांकन होता है कि जैसे मान लो कि सेंटर की योजना गई, उस सेंटर की योजना जो है वो किस तरह से इंप्लीमेंट होती है, इंप्लीमेंट हो भी रही है कि नहीं हो पा रही है, इन सब के पैरामीटर्स के नंबर मिलते हैं और उसके तहत जो है उनको पैसा दिया जाता है। ये काम किसका होता है? वित्त आयोग का काम होता है। वित्त आयोग की बात कर लेते हैं। तो वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग की जो ड्यूरेशन है वो सन 2021 से लेकर 26 तक की है। और कौन फाइनेंस कमीशन चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है NK सिंह साहब जो है इसके चेयरमैन हैं। 16वें के कौन होंगे? 16 जो अगला 2026 से लगेगा उसके जो होंगे वो होंगे आपके अरविंद परगनिया, अरविंद परगनिया आपका 2026 से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर 2-3 बातें और जानने वाली, प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा कि पहले वाला फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, पहले फाइनेंस कमीशन थे उनको याद कर लेते हैं। वो थे आपके केसी नियोगी पहले थे। दूसरे थे आपके संथानम जो थे वो दूसरे थे। और इन संथानम साहब ने एक आयोग बनाया था और आयोग जो है 1964-65 में एक रिकमेंडेशन दिया था कि जो भी गवर्नमेंट जॉब करता है वो एंटी करप्शन का, यानी कि उसको वो करप्शन ना कर पाए, उसके लिए एक संस्था बनाने के लिए उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था जिसको हम बोलते हैं CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसके लिए, तो कई बार पूछा था कि CVC किस रिकमेंडेशन आया था, तो वो संथानम आयोग के वजह से CVC बना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके वो करप्शन करता है तो उसके लिए कौन ध्यान देगा? CVC ध्यान देगा। ये सब नोट कर लीजिएगा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत राष्ट्रपति करता है। कहता है कि जो वित्त आयोग होगा उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी उसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा? नहीं साहब, राष्ट्रपति नहीं करता है, पार्लियामेंट करती है। कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। राष्ट्रपति खाली अपॉइंट करता है यार, कुछ करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, बस ये राइट है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है किसी की क्वालिफिकेशन को नहीं करता है, सिर्फ अपॉइंटमेंट करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट राइट है।
भारत में वित्त आयोग की प्राथमिक कर्तव्य क्या है, अभी डिस्कस मैं कर चुका हूं कि उनका कर्तव्य यह है कि जो पैसा आया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व का वितरण हेतु सिफारिश देना, यानी कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा जिससे कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ये काम आपका वित्त आयोग का होता है, आर्टिकल 280। 12वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, देखिए 12वां को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12वां वैसे आपका होता है 12वें जो है आपके वो हैं रंगराजन है 12वें, ठीक है, रंगराजन 12वें हैं, लेकिन आप याद रखिएगा पहले केसी नियोगी थे, दूसरे आपके संथानाम थे, 16वें जो हैं आपके अरविंद प्रगणिया होंगे, 15वें जो हैं वो आपके एनके सिंह होंगे, उससे पहले आपके जो थे 14वां जो थे वो आपके सी रंगराजन थे, सी रंगराजन थे आपके 14वें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 13 जो थे वो आपके थे वाई वी रेड्डी, 13 थे आपके, ठीक है। किस वर्ष में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग लिखा परीक्षा, क्या किसकी बात हो रही है, सीएजी की बात हो रही है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही है। देखिए यहां पर दो आते हैं, एक पद था सीएजी का पद, इसमें क्या था, कंट्रोल नियंत्रण करना, कौन, नियंत्रण, नियंत्रक कंट्रोलर, पैसा जो आएगा उसको कौन, तो पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं भाई ये काम हम देख लेंगे, तुम मत देखो, हमारे पास हमारा काम ही क्या है, हम बजट के हिसाब से देखेंगे। तो नियंत्रण का जो काम था वो हटा दिया गया सीएजी से, अब सीएजी सिर्फ ऑडिट करती है, सिर्फ ऑडिट करती है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1976 से। उससे पहले क्या था कि पार्लियामेंट अगर कोई बिल पास कर रही है, कोई वहां से आ रहा है, तो नियंत्रण जो सीएजी था वो देखता था कि भाई पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पावर उससे ले ली गई है। अब ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास रहेगी और इसका काम सिर्फ ये रहेगा कि ऑडिट करना कि भाई जो पैसा गया है वहां पर वो पैसा गड़बड़ तो नहीं हुई है, उसको ऑडिट करने हैं वो, ये 1976 से ये प्रोसेस शुरू हो गया था। 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाता है। सवाल यह है कि क्या कोई 2 राज्यों में आपका लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी होता है, लेट सपोज कि यूपीपीएससी और बीपीएससी मिल जाए थे, मान लो, कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि मान लो कि 2 राज्य हैं, यूपी है और बिहार है, वो कह रहे हैं कि हमारा एक ज्वाइंट आयोग होगा, ज्वाइंट आयोग होगा। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस है कि यूपी भी अपने विधानमंडल के अंदर प्रपोजल पास कराए और बिहार भी अपने विधानमंडल के अंदर प्रपोजल पास कराए। उसके बाद दोनों जो हैं वो पार्लियामेंट जाए और पार्लियामेंट में जाकर ये चीज को पास करा दें, ठीक है। पार्लियामेंट इसका कानून बनाएगा इन दोनों, और जो इन दोनों पे ही लागू होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा बनाया सकता है। क्या हो रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, तो संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा बनाया सकता है, संसद ही बनाएगी। लेकिन उससे पहले जो राज्य इंटरेस्टेड होंगे उनको अपने अपने विधानमंडलों से उस चीज को, प्रपोजल को पास कराना पड़ेगा। विधानमंडल का तात्पर्य यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद से है। कुछ राज्यों में विधानसभा ही होती है, तो विधानसभा पास करेगा, जिन जिन राज्यों में विधान परिषद भी है तो फिर दोनों जगह से पास कराना पड़ता है, ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध क्या है, प्रशासनिक अधिकरण क्या चीज होता है, ये आपने कई बार देखा होगा, एक शब्द आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्कैट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है वो क्या करता है, जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका जो डिस्प्यूट होता है सरकार से, जैसे कि सैलरी को लेकर हो गया, पेंशन को लेकर हो गया, उसको कौन देखेगा, तो उसका ट्रिब्यूनल देखते हैं। कोर्ट में नहीं जाते हैं, वो सीधे सीएटी के पास जाते हैं, कैट के पास जाते हैं। और ये बात आर्टिकल 329A में बोली गई है, यानी कि मूल संविधान में नहीं थी, 42वें संविधान संशोधन से ये सीएटी का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है हमारे संविधान के अंदर आया। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर कुछ पेंशन या पैसा या सैलरी को लेकर विवाद होगा, वो विवाद जो है वो सीएटी के माध्यम से सॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रिब्यूनल जो होते हैं, ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है, ट्रिब्यूनल एक स्पेशल कोर्ट होते हैं, स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जो कि एक ही प्रकार के कानूनों को देखती है। जैसे लेट सपोज हमारा एनजीटी होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। अब यहां पर क्या होगा, एनवायरमेंट से संबंधित चीजों पे ही डिस्कशन होगा, वहां पर जो जज होगा वो भी एनवायरमेंट समझता है, जो लॉयर्स होंगे वो भी समझते होंगे उनको, तो एनजीटी करेगा। वैसी तरह से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, तो वो वहां पर जज भी जो है उसी प्रकार के ट्रेंड हैं, वकील भी उसी प्रकार ट्रेंड है। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक काम होता है, स्पेशल काम होते हैं, तो उनके वो सिस्टम किए जाते हैं।
किस राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए कौन अधिकृत है? क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं किसी राज्य में, देखिए, अखिल भारतीय सेवा यानी कि IAS, IPS, IRS, ठीक है, ये पद इन्हें बोल रहे थे अखिल भारतीय सेवा, यानी कि इसमें होता क्या है कि यूपीएससी द्वारा ये लोग होते हैं, अपॉइंटेड, सेलेक्ट होते हैं, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन होती है वो अलग अलग राज्यों में इनको भेज देती है कि भाई जाके यहाँ काम करो, यहाँ काम करो, यहाँ काम करो, ठीक है। अब ये जब ये वहां पे काम कर रहे हैं, उस बीच के अंदर अगर कुछ गड़बड़ होती है, उनको पद से हटाने की बारी आती है कि वो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये राइट किसके पास है? क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? अपॉइंटमेंट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो उनके हटाने की जो पावर है वो भी जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहेगी। हाँ, आप सस्पेंड कर सकते हो, यानी कि मान लो कि कोई IAS अफसर है और यूपी में काम कर रहा है, उसकी सरकार से बन नहीं रही है, कुछ गड़बड़ कर दे, सरकार सस्पेंड कर सकती है, लेकिन टर्मिनेट करना, हटाना, रिमूव करना, ये काम सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार करती है, ठीक है। इसीलिए ये IAS IPS जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है सेंटर और स्टेट के बीच में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का उनके कार्यकाल की पूर्ण अवधि होने से पहले उनके पद को किसके द्वारा हटाया सकता है? बिल्कुल सीधी बात है, जैसे कि मान लो यहां पर वो कह रहा है कि यूपीएससी, संघ कह रहा है यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें कैसे हटाओगे? देखिए, उनको हटाने का तरीका क्या है? वो हट सकते हैं, उनकी अवधि से पूर्ण हटाने का, तो यह तो सर्वोच्च न्यायालय के सिफारिश पर, यानी कि कुछ वो गड़बड़ करते हैं, यानी कदाचार, यानी कि आपका जो है वो करप्शन कर रहे हैं या किसी और गड़बड़ चीज में, तो सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करेगा और उसकी सिफारिश के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर राष्ट्रपति जो है वो उनको हटा सकता है। किसको? यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को हटा सकता है ये, ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित रूप से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं, उन्हें बोलते हैं महाधिवक्ता। ये कौन होते हैं? ये होते हैं आपके लीगल ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट के लीगल ऑफिसर होते हैं, ठीक है। सबसे बड़े लीगल ऑफिसर होते हैं, वकील होते हैं, लीगल ऑफिसर लीगल एडवाइस देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। सेंटर में कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है। और यहां पे कौन है? एडवोकेट जनरल है। काम क्या है? लीगल एडवाइस देना। अच्छा, क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, बट ये सरकार के खिलाफ केस नहीं लेगा, अपना जो करना करे, ठीक है। तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरा, क्या ये विधानमंडल में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, वहां जाकर ये अपनी बात को रख सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है, बट वोट नहीं कर सकता क्योंकि वो आपका मेंबर नहीं होता, अपनी बात रख सकता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ये अनुच्छेद 165 के तहत दिखाया जाता है। नीति आयोग की संरचना परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग जो है वो एक तरह का गाइडिंग फोर्स है कि भाई जितने भी राज्य यानी कि यूनियन है, साथ में उसके साथ जो है तो प्रधानमंत्री रहेंगे उस कमेटी के अंदर, और जितने भी सीएम हैं सब जो हैं उसके मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो परिषद है उसके अंदर प्रधानमंत्री के साथ साथ हर राज्य का सीएम जो है उसका जो है मेंबर होगा यहाँ पर, तो उसको मुख्यमंत्री जो है उसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि अध्यक्ष जो है आपके प्रधानमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री द्वारा जो नियुक्त होंगे वो होंगे इसके नियुक्त जो उपाध्यक्ष हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, अब ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। एक और होता है सीईओ होता है, सीईओ तो आपके सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष जस्ट नाम स्लिप हो रहा है, मैं अब इसको नेट पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जस्ट में नाम स्लिप हो रहा है, लेकिन इसका एक नीति आयोग का सीईओ भी होता है, वो है सुब्रमण्यम, लेकिन वो उपाध्यक्ष दूसरे व्यक्ति हैं, उसको आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। भारत निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति की सिफारिश भारत में अंतरराज्य परिषद की बात हुई? इंटर स्टेट काउंसिल की बात की किसने बोला था? तो देखिए सरकारी आयोग ने रिकमेंडेशन दी। सरकारी आयोग करता क्या? सरकारी आयोग सेंटर स्टेट संबंधों के बारे में बात कर रहा है। कई बार पूछा जाता है सेंटर स्टेट संबंधों के बारे में कौन बोलता है? सरकारी आयोग। उसने बोला कि काम करो
एक एक इंटर स्टेट काउंसिल होगी जिसके अंदर सेंटर भी होगा और सभी स्टेट्स जो हैं वहां बैठेंगे और डिस्कस करेंगे और इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट हो रहा होगा, लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, उसको बैठ के बातचीत करके वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए अंतरराज्यीय परिषद की बात बोली गई है और ये एक अनुच्छेद 263 है, यानी कि एक संविधानिक संस्था है। ये क्या है, एग्जाम पूछते हैं। अंतरराज्यीय परिषद एक संविधानिक संस्था है, आर्टिकल 263 हमें कहता है, जो कि अपने जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करने की बात बोलता है ये, ठीक है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज पारित कब हुआ था? देखिए पंचायत में सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 1995 में हुआ, 96 में हुआ, 96 में हुआ पंचायत राज एक्सटेंशन। इसमें क्या 10 राज्यों में, यानी कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में जो शेड्यूल्ड एरिया हैं, यानी जो ऐसे इलाके जहां पर ट्राइब्स रहते हैं, वहां पर एक पर्टिकुलर प्रकार का कानून चल रहा है जिसका नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून, जो है वहां पर लागू होता है। ये 1996 से लागू होना शुरू हुआ था, ठीक है। और ये 10 राज्यों में होता है, क्योंकि इसी 10 ही राज्यों में हमारे ट्राइबल जनजातीय हैं, इस कारण से ये जो कानून है इन राज्यों में लागू होता है। यहां पर देखिए विधानसभा के सदस्य, यहां पर देख रहे कौन से राज्य की कितनी विधानसभा है, मेंबर्स हैं। उत्तराखंड के 70 होते हैं, ठीक है। यहाँ विधानसभा के सदस्यों की बात है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, बाकी भी और नोट कर लीजिएगा। गोवा 40 है, उत्तर प्रदेश 403 है, मणिपुर 62 है, ठीक है। ये सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन तीनों के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब याद कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपका आर्टिकल हो गया और एक ये हो गया, ये कई बार एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज इसको ढंग से अभी से तैयार करना शुरू कीजिए, अपने आप तैयार हो जाएगा। मिनिमम एज की हम बात करते हैं। मिनिमम एज, ये कई बार बोला हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति जो है बनने के लिए आपको 35 साल मिनिमम एज चाहिए, ठीक है। पंचायत राज सदस्य मैंने कहा था 21 साल की चाहिए। ग्राम सभा के लिए 18 साल, पंचायत राज सदस्य बनने के लिए 21 साल चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल चाहिए और विधान परिषद का बनने के लिए 30 साल चाहिए आपको। तो ये आपका इस तरह से बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज आपको खत्म कीजिए, इसको मतलब याद करके तैयार कीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में बात कीजिए। क्या बोल रहा है ये? देखिए सबसे लेटेस्ट तो झारखंड ही हुआ था, सॉरी तेलंगाना 2014 में हुआ, ठीक है। झारखंड 2000 में हुआ, ठीक है। गोवा 87 में होता है और हरियाणा 66 में होता है। तो इस तरह से आप जो है इसको कर लीजिए। और मैंने पहले भी कहा था कि ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जो बनने के बाद जो जो राज्य नए बने हैं तो उनके बारे में है, इसको आप रख लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मार्च 2020 में संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के, ये पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का छोड़ते इसको। नीचे दिए कथनों की बात कीजिए। ए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। अखिल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संघ शैली, तो सही बात है। देखिए हमारे देश में संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें कॉन्टिन्यूटी भी है और चेंजेस भी हैं। लगातार हम कॉन्टिन्यूटी, हमारा एक संविधान हमारा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ जो चेंज होता है उसको हम चीज को एक्सेप्ट करते रहते हैं, ठीक है। हम उसमें आधुनिकता शैली रखते हैं, परंपरागत पुराने शैली जो है उसको मानते हैं, संत शैली सबको मानते हैं। तो दोनों ही, ए भी राइट है, आर भी राइट है, और आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आखिरी पेज है, देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद, ये किस साल, मैंने पहले कहा था कि पिछले वीडियो में एक्ट कौन कौन से कानून हैं उसकी लिस्ट तैयार कीजिए। उस पर लगातार सवाल पूछे आ रहे हैं और मेरे देखते देखते 3 सवाल आ चुके हैं, जो पिछले 4 साल में 3 बार ये सवाल रिपीट किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब आपको अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। क्या है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम वो 1878 में पास होता है, शाही पद अधिनियम 76 में है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंदर है, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के अंदर है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो फैक्चुअल सवाल है, प्लीज याद कर लीजिएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसके अंदर कुछ समझाना नहीं है इसके अंदर। भारत संविधान के अंदर राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है,
बिल्कुल हमारे देश में हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, हमारा बीच में हमारे स्टेट्स में एग्रीमेंट नहीं हुआ है। एक बार राज्य विलय कर गया उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो उसको हटा नहीं सकते, वैसे ही राज्य जब यूनियन में मिल गए वो चेंज नहीं हो सकते। तो पहला जो है राइट है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अगर आप नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि हमें अलग होना है, अलग होना है, हमें उत्तर प्रदेश को अलग करना है, खाली पंजाब को अलग करना है, तो ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा नहीं मिलेगी। अब ये बोल के कि भाई बोलने का अधिकार है, तो बोलने का अधिकार में आपको देश तोड़ने का अधिकार नहीं है ये, या कुछ भी बोल रहे हो, ये चीज गलत है। तो खाली पहला ही राइट रहेगा, ठीक है। इसमें अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको हम समझते हैं। अनुच्छेद 61 वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो है। महाभियोग क्या है? महाभियोग मतलब सीधी बात है कि अगर राष्ट्रपति जो है वो करप्ट हैं या वो इनकैपेबिलिटी नहीं है, तो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर ये महाभियोग लाया सकता है, और एक हाउस से पास होने के बाद, दूसरे हाउस से पास होने के बाद राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया सकता है। तो ये आर्टिकल 61 बोलता है। आर्टिकल 67 खा जो बोलता है वो उपराष्ट्रपति को हटाने की बात बोलता है। अगर राज्यसभा में एक प्रपोजल पास हो जाए, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है, मतलब राज्यसभा से पास हो जाए और लोकसभा जो उसको सपोर्ट कर दे, तो ये उपराष्ट्रपति का अपने पद से हटना पड़ता है। अनुच्छेद 94 जो है वो स्पीकर को हटाने की बात करता है, ठीक है। जो अगर लोकसभा का स्पीकर जो है, लोकसभा में प्रपोजल पास हो जाए तो वो स्पीकर अपने पद से हट सकता है। एकमात्र प्रपोजल जो आया जीबी मालवंकर जो रहे हैं, उनके जो पहले हमारे स्पीकर थे, उनके अगेंस्ट आया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। और आर्टिकल 90 जो है वो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये खत्म हो गया है, पॉलिटी खत्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ पॉलिटिक्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कल से हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।